नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, हम चर्चा करेंगे बिहार में शराबबंदी की और शराबबंदी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये की। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के लॉयर एडवोकेट डीपी सिंह साहब हैं और डीपी सिंह साहब से हम चर्चा करते रहे। डीपी सिंह साहब, फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया और इस बात की चर्चा हुई। 10 मार्च को फैसला अब आपके सामने है, जिसमें जो कोर्ट में पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में अभयानंद शर्मा, उससे जुड़ा मसला है। और सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस हुई कि बिहार में शराबबंदी के मसले में जितने लोग जेल में बंद हैं और जिनके खिलाफ चार्जशीट हो गई है, उन्हें तो जेल से छोड़ देना चाहिए। ये क्या मसला है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये जो बेल एप्लीकेशन पटना हाई कोर्ट का है, ये एक एबनॉर्मल लेवल ऑफ पेंडेंसी इसमें है कि बहुत ज़्यादा समय लगता है इसको हियरिंग में आने में। हियरिंग में आने पर तो न्याय मिल जाता है लोगों को, लेकिन चूंकि क्लॉगिंग हो गया है कोर्ट का, जाम हो गया है कोर्ट, और एक नहीं कई एक मसले एवरीडे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसमें कहा जा रहा है कि हमारा बिल पिटीशन सुना जाए और हर एक केस सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको नेक्स्ट डे सुन लिया मतलब अब शराबबंदी के मसले में लोगों को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा। और भी मसले हैं, और भी मसले जनरल देखिए, केवल शराबबंदी एक इशू नहीं है, और भी मसले इसमें, चूंकि शराबबंदी एक ऐसा मसला है उसने कोर्ट को क्लॉक कर दिया। बाकी मसले भी तो बेल के और सारे कांड के भी जाते रहते हैं। तो बेल में अगर आजकल कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर रिजेक्ट हो गया तो हाई कोर्ट में आने में उसको 6 से 8 महीना समय लग जा रहा है। 6 से 8 महीना जेल में रहना होगा। इससे सुप्रीम कोर्ट बहुत अधिक चिंतित है। कहा रहा है कि बेल पिटीशन तो फिर 2 सप्ताह में आ जाना चाहिए। अच्छा, उसमें उन्होंने आदेश भी दिया है कि 2 सप्ताह में बेल पिटीशन सुना जाए, लेकिन सुने तो कैसे सुने? आखिर 26 में से 16 जज तो वही सुन रहे हैं, केवल बेल ही सुन रहे हैं। इसके बावजूद भी बेल एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो उसमें एक केस गया था अभयानंद शर्मा का। उन्होंने कहा कि हमने अप्रैल 2021 में अपना बेल पिटीशन दायर किया था और जो अक्टूबर तक हमारा बिल पिटीशन सुना नहीं गया। अच्छा। तो उसमें आपके अजय रस्तोगी साहब और अभय ओका साहब ने ऑर्डर दिया कि विदिन 2 वीक्स इसको सुना जाए। पटना हाई कोर्ट को आदेश दिया। अच्छा, 2 सप्ताह में सुना गया, उनको बेल तो हो गया जी। लेकिन इस केस में उन्होंने जो एडवोकेट थे शोएब आलम साहब, उनको उन्होंने कहा कुछ सजेशन दीजिए कैसे इस चीज़ को दूर किया जाए, ये समस्या को ऑनरेबल जस्टिस कह रहे हैं। ऑनरेबल जस्टिस ने कहा जी। तो शोएब आलम साहब ने 10 मार्च को एक अपना सजेशन सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। उस सजेशन में उन्होंने कहा कि जो मजिस्ट्रियल ट्रायल कोर्ट केस है उसमें एक डिजाइनेटेड कोर्ट बनाया जाए और ऐसे केस जो 7 ईयर्स पनिशमेंट के जो केसेज हैं उसमें अगर चार्जशीट सबमिट हो गया है तो उन सबों को एक कंसिस्टेंट ऑर्डर के तहत बिल दिया जाए। कंसिस्टेंट मतलब हुआ कि ऐसा नहीं किसी को दिया जाए और किसी को ना दिया जाए, सबको दे दिया जाए। क्योंकि ऐसा अगर ना किया जाएगा तो पटना हाई कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट न रह करके बेल कोर्ट बन करके रह गया है। इसका जो स्टेटस लीगल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है, लेकिन ये बेल कोर्ट में रिड्यूस हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जाहिर है कि बहुत चिंतित होगी, भाई हमारा हाई कोर्ट काम नहीं कर पा रहा चूँकि क्लॉगिंग हो गया है हमारा। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या सब सलाह हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर स्टेट, मतलब बिहार के बारे में कहा कि कुछ तो गलत है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा ये सलाह हमें जो आप दे रहे हैं, क्यों नहीं सलाह पटना हाई कोर्ट को जाके देते हैं आप लोग, हम इसको बोल देते हैं कि पटना हाई कोर्ट में जाकर सबमिट करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो शोएब आलम साहब ने कहा कि सर अगर आप देंगे इस पर निर्णय तो ऑल ओवर इंडिया लागू हो जाएगा। चूँकि अपने यहाँ क्या है कि आज से 1978 में बालचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में बैजनाथपुरम रामाकृष्ण अय्यर ने एक आदेश दिया था कि बेल इज ए रूल वेल जेल इज एन एक्सेप्शन। अच्छा। कहा कि देखिए अपराध क्या है, अपराध एक बीमारी है, तो बीमारी का तो इलाज होना चाहिए ना, क्यूरेटिव होना चाहिए, न कि किलिंग होना चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया तो इसका मतलब बीमारी से ग्रसित है वो। कोई बीमार आदमी को आप इलाज करेंगे कि या उसको आप जान मार देंगे? जान मारने से इलाज तो नहीं होगा। क्योंकि पनिशमेंट का 2 थ्योरी है, प्रिवेंटिव और डेटरेंट। डेटरेंट थ्योरी हम लोग कहते हैं कि हम लोग खेतों में एक कौवा मार करके टांग देते हैं, वो कौवा मरा हुआ देखेगा तो बाकी कौवा नहीं आएगा, वो एक थ्योरी वो भी है। लेकिन वो थ्योरी सिविलाइज्ड वेलफेयर स्टेट में नहीं चलती है, अभी क्यूरेटिव थ्योरी चलती है। क्यूरेटिव थ्योरी तब उन्होंने कहा कि कोई आदमी अगर जेल चला जाता है उसकी प्रतिष्ठा चली जाती है, वो आदमी की नौकरी छूट जाती है, और घर का अगर ब्रेड अर्नर है, अगर वही आदमी रोटी कमाता है घर का, तो उसके घर की कमाई चली जाती है, मतलब पूरा घर बर्बाद हो जाता है। कई एक बार ऐसा भी देखा गया, कुछ लोग 2-4 दिन के लिए जेल चले गए हैं, वो पूरे जीवन अवसाद में रह गए और फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाए, बर्बाद हो जाते हैं। जेल
को अभी डीवाई चंद्रचूड़ ने वो जो आपके रिपब्लिक भारत के अर्नब स्वामी वाले केस में कहा कि आज़ादी, व्यक्ति की आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बहुमूल्य राइट है, इस पर जल्दी अंकुश नहीं लगाना चाहिए जब तक कि ये अवश्यम भावी ना हो जाए। और इसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया अर्नेस्ट कुमार का केस का, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अर्नेस्ट कुमार केस में उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 441A CRPC जो अपने CRPC में दिया हुआ है, अर्नेस्ट कुमार केस तो दहेज प्रथा का केस था। उस केस में उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी को केस होता है, पूरे परिवार को फंसा देते हैं और पूरा परिवार जेल चला जाता है, और ऐसे हालत में होता यह है कि पूरा परिवार उसका शिकार हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई कंप्लेन पुलिस के पास आवे तो सबसे पहले यह देखे कि वो आदमी को जब बुलाता है थाना में तो वो आता है कि नहीं आता है। अगर वो थाना में आ रहा है और अपना ये सबमिशंस दे रहा है, यह भी लग रहा है कि वो नहीं भागेगा, यह भी लग रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन को इफेक्ट नहीं करेगा और किसी गवाह को धमकाएगा नहीं, तो ऐसे केसेस में पुलिस को प्रायः अरेस्ट करने से बचना चाहिए। और अगर अरेस्ट करना है तो एक रीजनिंग दे कि क्यों अरेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि अरेस्ट करना कोई समाधान नहीं, मतलब जिन मामलों में सजा 7 साल से कम है या 7 साल है। जी। जो मैजिस्ट्रेट ट्रायल केस है तो उसमें उन्होंने कहा कि इस ढंग के केसेस को क्यों नहीं हम लोग ऐसा कर दें कि एक जनरल ऑर्डर पास कर दें, ताकि जो इस ढंग का हो, ताकि जिसका चार्जशीट सबमिट हो गया है सबको बेल ग्रांट किया जाए। क्योंकि जेल में किसी को रखना, और वो भी जब अगर रखेंगे तो फिर ट्रायल कैसे फेस करेगा। अगर ट्रायल फेस करेगा तो अपना डिफेंस वो जमा करेगा ना, अपने डिफेंस जमा करने की शक्ति उसके पास चाहिए। अगर आप जेल में रखे रहेंगे तो अपना बचाव वो कैसे करेगा? डिफेंस तो फंडामेंटल राइट किसी आदमी का। इन बातों को उन्होंने कहा। तो मुझे ये लगता है कि जो आप हमें बता रहे हैं कि इससे 3-4 चीजें स्पष्ट होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिहार में जो शराबबंदी के केसेज हैं इतनी बड़ी संख्या में, और जो पेंडिंग केसेज हैं उन्हें लेकर चिंतित है। दूसरी बात, आपने जैसा कहा कि पटना हाई कोर्ट जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वह बेल कोर्ट बनता जा रहा है। तीसरी बात आपने कही कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस हुई कि जो शराबबंदी में बंद हैं और जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है उन्हें जेल में रखे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए इस संबंध में निर्देशित करने की आवश्यकता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करता है तो जितने भी लोग चार्जशीटेड हैं उन्हें जेल से एक साथ जमानत मिल सकती है। और जो अंतिम बात हमने समझ में आई कि आप जो बता रही है और भी गंभीर है कि यदि किसी व्यक्ति का, चाहे वो शराबबंदी का मसला हो, अपराध हो, या फिर दूसरे संज्ञेय अपराध हो, यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो रही है तो पटना हाई कोर्ट में जमानत की सुनवाई की तारीख तय होने में ही 6 से 7 महीने लग रहे हैं। और इस कारण लोगों को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ रहा है और यह कहना पड़ रहा है कि आप पटना हाई कोर्ट को निर्देशित कीजिए कि मेरी जल्दी सुनवाई हो जाए। तो ये बातें समझ में आती है और इससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है गंभीर है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख, जैसा आपने बताया कि 19 अप्रैल निर्धारित की है, और 19 अप्रैल को इस संबंध में और भी सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन ज़्यादा साफ कर सकता है। जी बिल्कुल जी। तो आपने सुना सुप्रीम कोर्ट का रवैया, सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रहा है बिहार में शराबबंदी को लेकर। यह भी कहा कि बिहार में कुछ गलत लगता है। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।